नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। जी हां, कोरोना काल में मुसलमानों को कथित उत्पीड़न से बचाने की गुहार वाली यह चिट्ठी 101 पूर्व अफसरों और नौकरशाहों ने लिखी है। चिट्ठी का मजमून यह है कि तबलीगी जमात के मामले के बाद मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया गया जिससे वो भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। चिट्ठी में तबलीगी जमात की आलोचना है, लेकिन यह भी कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन अकेले जमात ने तो किया नहीं। गौरतलब यह है कि यह चिट्ठी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीजेपी पर सांप्रदायिकता पर वार की तारीख एक ही है। कल 23 अप्रैल को सोनिया गांधी ने कहा था कि सांप्रदायिकता के वायरस को फैलाया जाए। 101 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कल ही लिखी है। सवाल यह कि यह चिट्ठी चिंतन से निकली है या राजनीति से, इस पर बहस की शुरुआत करें उसके पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और बताते हैं कि इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा गया। तबलीगी जमात से फैले कोरोना संक्रमण से उठा मामला अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। जब रमजान का महीना शुरू हो रहा है तो इस बीच 101 पूर्व नौकरशाहों के खुले खत ने हंगामा मचा दिया है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि बड़ी नाराजगी के साथ हम देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिमों के उत्पीड़न की घटनाओं पर आपका ध्यान दिला रहे हैं, खासकर वो घटनाएं जो दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की बैठक के बाद घटी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग न मानने के लिए जमात की आलोचना हुई है। हालांकि ऐसी राजनीतिक और धार्मिक ये अकेली बैठक नहीं थी, लेकिन मीडिया के एक वर्ग ने कोविड-19 को सांप्रदायिक रंग दे दिया। दिल्ली सरकार की एडवाइजरी को न मानकर जमात ने निंदनीय काम किया, लेकिन इसे मीडिया का सांप्रदायिक रंग देना बेहद गैर जिम्मेदाराना है। चिट्ठी में कहा गया है कि इससे मुस्लिमों को लेकर समाज में शत्रुता भर गई। मुस्लिम विक्रेताओं के थूकने के फर्जी वीडियो क्लिप्स सामने आए। चिट्ठी में ऐसी कुछ घटनाओं का ब्यौरा है जिसमें मुसलमानों से कथित तौर पर भेदभाव हुआ। चिट्ठी इन घटनाओं को लेकर मुस्लिम देशों से भारत के संबंधों को लेकर भी आगाह करती है। बड़ी बात यह है कि यह चिट्ठी 23 अप्रैल को ही लिखी गई, जिस दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में कहा था कि जब हमें कोरोना वायरस से एकजुट होकर लड़ना चाहिए, तब बीजेपी सांप्रदायिक भेदभाव और नफरत का वायरस फैला रही है। हमारे सामाजिक ताने बाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सोनिया का बयान पालघर में 2 गेरुआधारी साधुओं की लिंचिंग पर उठे तूफान के मद्देनजर था। हालांकि सोनिया को बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की थी। कांग्रेस समाज में जानबूझकर भेद तैयार कर रही है और ये भेद समाज को तकलीफ देता है। इसलिए हम इनके ऐसे वक्तव्यों की भर्त्सना करते हैं। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सोनिया के बीजेपी पर सीधे हमले और 101 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी से असहिष्णुता की बहस फिर से शुरू हो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे वजाहत हबीबुल्ला, जो कि देश के पहले मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं और साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। आपका स्वागत है वजाहत हबीबुल्ला साहब। और हमारे साथ अजय आलोक इस समय आ गए हैं। वो नेता हैं, जेडीयू के, बिहार से आते हैं, प्रवक्ता रह चुके हैं पार्टी के। हमारे साथ माननी अवस्थी होंगी, जानी मानी लोक गायिका है, लोक कलाकार है। हमारे साथ फौद हलीम होंगे, जो कि सीपीएम के नेता हैं। और हमारे साथ होंगे अवनिजेश अवस्थी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे मेहमान भी अब अपने अपने घरों से ही कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। वो चाहे स्काइप के जरिए हो, चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे फेस टाइम कॉल के जरिए हो, या किसी और व्यवस्था के तहत हो। आज भी हमारे साथ जितने मेहमान होंगे वो अपने अपने घरों से हमारे साथ लाइव हैं। वजाहत साहब और अजय आलोक जी, उम्मीद करता हूं आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है। स्वागत है आप दोनों का। वजाहत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि जो चिट्ठी सामने आई है जिसमें आपका भी नाम है,
एसवाई कुरैशी साहब का भी नाम है, जूलियो रुबेरा का भी नाम है, हर्ष मंदर का भी नाम है। आपको क्यों लिखनी पड़ी ये चिट्ठी? इसलिए कि हमारा एक ग्रुप है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है। ये जो रिटायर्ड जो सरकारी कर्मचारी, अधिकतर IAS के, IFS के, बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज के जो हैं, वह एक ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है। और वे ये चाहते हैं कि जो भी अगर कोई बात ऐसी निकले समाज में या देश में, जिससे हमें संविधान की ओर से कुछ चिंता होती है, तो वे हम सरकार के नोटिस में और जो उसके कंसर्न जो अधिकारी हैं या नेता हैं, उनकी नोटिस में हम वो बात। तो आपको लगता है वाकई कि कोरोना में रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो रही है, जो चिंता इस चिट्ठी में जताई गई है? इसमें जो जैसे लिखा हुआ है वो तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमारी चिंता की वजह क्या है। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में जितने दस्तखत किए हुए हैं, उससे भी अधिक ऐसे लोग हैं जो समय पे वो अपने दस्तखत नहीं लगा पाए, हस्ताक्षर नहीं लगा पाए, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया है इस बारे में और कहा है कि सरकार के नोटिस में लाए। मैं फिर पूछ रहा हूं सर, क्या आपको लगता है कि रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो रही है कोरोना में, जो इस चिट्ठी में चिंता है? तो वो तो हमने लिखा है, कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों आपको लगता है कि रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो रही है? इसमें तो उदाहरण दिए कि जिस वजह से हम समझ रहे हैं, और न केवल यहाँ, लेकिन जैसे हमने कहा भी है, विदेश में भी हमारी छवि जो है उसको थोड़ी सी चोट लगी है, हमारे दोस्तों में। तो जाहिर है कि कुछ ऐसा आप नहीं चाहते हो। फौरी तौर पे हमारे देशवासियों के नोटिस में ये बात लाएं, तो इससे और खास तौर से इसके बारे में हमने ज्यादातर लिखा है, जो मुसलमान कम्युनिटी है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, और उनको इस बारे में काफी चिंता हो रही है। और हम इस तरह से आप स्वीकार करेंगे कि देश के किसी अंग को या किसी हिस्से को अगर चिंता है इस बारे में, किसी चीज के बारे में, तो हम सबका कर्तव्य, जब देशवासी होने के नाते हम सबका कर्तव्य ये है कि उनका साथ दें और उनकी जो चिंता है तो वह सरकार के नोटिस में और जो अधिकारी हैं उनके नोटिस में ये बात। वजाहत साहब, इस चिट्ठी को पढ़ के ऐसा क्यों लगता है कि जमात की बजाय मीडिया को जिम्मेदार ठहरा के एक बड़ा तबका जो है वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर देना चाह रहा है? गोल पोस्ट शिफ्ट क्या कर देना चाहता है? जमात की बात जो है उससे हमने यही कहा है कि जमात की कार्रवाई की वजह से ये इतना बढ़ा चढ़ा के और सारे मुसलमान समुदाय के विरुद्ध एक मूवमेंट जैसी शुरू कर दी है। यह मेरे ख्याल में देश के लिए बहुत खतरनाक बात है और उदासी की भी बात है कि ऐसा हमारे देश। लेकिन वजाहत साहब, आपको लगता नहीं कि जनरलाइज करना उचित नहीं है? और मीडिया ने भी जनरलाइज किया नहीं, जहां जहां जमात की बात आई वहां जमात का नाम लेके कहा गया, किसी ने नहीं कहा कि इस देश का हर मुसलमान जिम्मेदार है। बिल्कुल नहीं, उसका हमने उदाहरण ये दिए हैं कि वो जो सब्जी बेचने वाले हैं उनका जमात के साथ क्या बात है? जो वो गुजर आ रहे थे पंजाब से हरियाणा की हिमाचल प्रदेश के दूध लेते हुए, जिस सारा दूध फेंक देना पड़ा, उनको फिर भी क्या ताल्लुक? ये कहना और फिर तबलीगी जमात के बैठक की वजह से यह कहना कि सारी जो इलाज है, ये जो मर्ज फैल गया उनकी वजह से, ये तो फैक्ट के विरुद्ध है। सबसे अधिक जो केस आ रहे हैं सामने वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं, और अब गुजरात जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री का अपना प्रांत है, वो दूसरे वर्ग प्रत्येक जगह पे है। दिल्ली के पिछला ही में तबलीगी जमात की दिल्ली में उनके बैठक थी। और क्या आप कहना चाहते हैं कि तबलीगी जमात के ही ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के थे और गुजरात के थे?
नहीं, ये फिर आप नहीं सर, फिर वही बात आ जाती है कि एक चीज को कहने का तरीका क्या है। आपने वो सारे उदाहरण दिए चिट्ठी में जहां इस प्रकार से एक चिंताजनक। सर आपने वो सारे उदाहरण दिए चिट्ठी में जहां आपने बताया कि मुसलमानों का उत्पीड़न हो गया, लेकिन उस चिट्ठी में एक भी उदाहरण नहीं दिया जहां आप ये बताते कि मुसलमानों ने हेल्थ कर्मियों पर कैसे हमले किए, या उन इलाकों में ही खास तौर पर इस तरीके की वारदातें क्यों हुई जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। आवाज नहीं आ रही सर, मुझे भी आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही है, हम आपकी आवाज को दुरुस्त करते हैं, नेटवर्क की समस्या हो जाती है कभी कभार, आजकल घर से जब कार्यक्रम करते हैं उसको दुरुस्त करते हैं। वापस मैं आपसे और सवाल लेता हूं, उसके बाद इस चीज को वापस पूछूंगा कि क्या उदाहरण आप लोगों ने केवल एक ही तरफ के देखे, दूसरी तरफ के नहीं देखे। अजय आलोक, जो बात वजाहत हबीबुल्ला कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है आपने सुनी होगी। वो जो बातें कह रहे हैं, क्या आप उनको जायज मानते? उनकी चिंता आपको चिंता जैसी लगती है या राजनीतिक लगती है? देखिए रोहित, मेरी जगह किसी को भी मैं तो एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करता हूं और सत्ताधारी दल के साथ हम लोग अलायंस में हैं, तो स्वाभाविक है कि लोग समझेंगे कि मैं उन्हीं की भाषा बोल रहा हूं। लेकिन इस चिट्ठी को आप रोड पे चलते हुए किसी आदमी से, किसी भी XYZ से पूछ लीजिए तो वो कहेगा कि 1 से लेकर 100% इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही है। 22 तारीख को चिट्ठी रिलीज होती है, 22 तारीख को सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट आता है। ये कहीं ना कहीं से एक सर्टेन मैसेज देने की कोशिश की गई है, एक, ताकि ये मामला जो सांप्रदायिक नहीं भी हो तो ये और सांप्रदायिक हो जाए। उन 101 नौकरशाहों ने जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, ये वही नौकरशाह हैं जो पहले भी असहिष्णुता के मामले में चिट्ठी लिख चुके हैं, अवार्ड वापसी गैंग पे के हिसाब से चिट्ठी लिख चुके हैं। ये चिट्ठी लिखने की याद लेकिन इन लोगों को 18-19 तारीख को नहीं आती है, जब तबलीग के लोग इकट्ठे हो गए थे दिल्ली में। 28-29 तारीख को ये सरकार को आगाह नहीं कर सकते हैं कि जब मीटिंग खत्म होकर 3000 लोग दिल्ली में पकड़े गए थे और कितने लोग 3000 से ऊपर लोग देश के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे। इस चिट्ठी लिखने की याद इनको अप्रैल के शुरुआती महीनों में नहीं आती है, जब तबलीगी अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करवा रहे थे, पुलिस बलों पर हमला हो रहा था, सुरक्षा बलों पर हमला हो रहा था। उस वक्त याद नहीं आई थी कि धीरे धीरे इसका कम्युनलाइजेशन हो रहा है, उस वक्त भी चिट्ठी लिखते। तो इन तमाम तारीखों को धत्ता बताकर 22 तारीख को ये चिट्ठी लिखना कहीं ना कहीं से फिर से एक कम्युनल एंगल को और बल देने की कोशिश है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि खुद थोड़ी बहुत जानकारी इस बारे में मेरी भी है, इन बहुत सारे नौकरशाहों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो तबलीग के एक्टिव मेंबर हैं, थिंक टैंक में हैं, ये भी जरा पता लगवाइए। तो इस तरह की चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? हम और आप पिछले 1 महीने से यही बात कह रहे हैं कि ये देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये तबलीगी, ये भी हमारे अपने हिंदुस्तानी हैं, इनको भी बचाने की कोशिश करनी है। अब बचा ही रहे हैं लोग, अपनी जान पे खेल के बचा रहे हैं। तो इसीलिए आज के समय में ऐसी चिट्ठी लिखना ये कहीं ना कहीं कम्युनल एजेंडा को और मजबूत करने की बात है। इस देश को ज़बरदस्ती बिना मतलब में कोरोना से लड़ने की जगह हिंदू मुसलमान करवाने की एक और जुगत है, जिसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इनफैक्ट तो आप ये ऐसे समय में इसकी जरूरत नहीं थी। तो आप तो एक और बड़ा आरोप लगा दे रहे हैं ना कि भाई ये मुसलमानों को नहीं बचाने के लिए, ये जमात को बचाने के लिए। स्वाभाविक है, जमात, मैंने कहा ना कि इस नौकरशाहों में बहुत सारे लिस्ट भी आपको आ जाएंगे। आप देखिएगा, अभी NIA की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए, इन पूर्व नौकरशाहों में बहुत लोग होंगे जो तबलीगी से कनेक्शन रखते होंगे, तबलीगी के एक्टिव मेंबर होंगे। मैं तबलीगी के मेंबरशिप होने को कोई नुकसान नहीं मानता हूँ, कोई खराब नहीं मानता हूँ, ये अपनी अपनी बिलीफ है। लेकिन तबलीगियों का ये एक्ट जो हुआ निज़ामुद्दीन मरकज में या नालंदा में या झारखंड में या फरवरी में नेपाल में जो हुआ, जिसमें 3 लाख के लगभग लोग इकट्ठा थे, ये सब तबलीगी के एक्ट हैं। नेपाल के रास्ते बिहार आए, बिहार में नालंदा में किया, झारखंड में किया, वहाँ से निज़ामुद्दीन गए, निज़ामुद्दीन के बाद ये लोग पूरे देश में फैले। ये सर्किट तो आ ही चुका है। तो ये एक के बाद एक जो हो रहा है, और उस समय हो रहा है जब कोरोना संक्रमण चल रहा है। आप याद कीजिए, शाहीन बाग की डिबेट जब भी होती थी, हम लोग हमेशा चिंता यही जताते थे कि 3000-4000 आदमी शाहीन बाग में 5000, कभी कभी 50,000 तक पहुंच जा रहे हैं, एक कोरोना पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अल्टीमेटली तो वही हो रहा है। आज कहीं भी, आज ये बोल रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र का इन्होंने उदाहरण दिया। मैं कह रहा हूं कि ये जो तबलीगी 23-24 तारीख को या 18-19 तारीख को चले गए थे गुजरात और महाराष्ट्र में, आ गए थे उत्तर प्रदेश में, ये जो 20 दिन ये खाली बैठे, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं आया, लेकिन इन्होंने कितने को फैलाया वो तो हमारे सामने आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमारा हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन से मोहल्ले में आइडेंटिफाइड है, कौन मर रहा है, कौन संक्रमित हो रहे हैं, ये भी तो देखिए।
तो ये तो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात है ना। और उस समय में इन गलतियों पे पर्दा डाल के इस तरह की चिट्ठी रिलीज करना कि देश का सांप्रदायिकरण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो यहाँ बैठी हुई है राज्यों में या केंद्र में, उसको इस चीज़ का अंदेशा नहीं है? साधुओं की हत्या हो गई, किसी ने इसको मुद्दा बनाया, किसी ने इसको मुद्दा बनाने दिया? क्योंकि इस समय देश में किसी भी बात पर सांप्रदायिक बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। बजाज साहब, सुन पा रहे हैं आप सारी बातें जो अजय आलोक ने कही? दो बड़े आरोप उनके हैं, एक कि ये राजनीतिक है, दो वो ये कह रहे हैं कि असल में मुसलमानों के बहाने जमात को बचाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। माननीय अवस्थी भी हमारे साथ आ गई और फौद हलीम भी, उनसे भी कमेंट लेता हूं। वजाहत साहब पहले आप। नहीं, वे तो मेरे ख्याल में ये इन आरोपों का उत्तर देना ही फजूल है, क्योंकि जाहिर है कि हमने और इसमें हमने स्पष्टीकरण भी की है कि हमें राजनीति का से कोई मतलब है ही नहीं। और न ही मुझे भी ये पता था कि सोनिया जी ने कुछ लिखा है और किस तारीख को लिखा है। यह तो हमने आपस में ही तय किया था कि ये पत्र लिखना चाहिए, इसलिए कि हम समझ रहे थे कि इससे राजनीति पे असर हो सकता है। दूसरी बात, तबलीगी जमात हम सब मेंबर है तबलीगी जमात। ये तो हंसी की बात है। तबलीगी जमात ने अवश्य गलती की, लेकिन ये है कि अनुमति ली हुई थी वो बैठक के लिए। सरकार का ये कर्तव्य बनता था, एसएचओ का ये कर्तव्य बनता था कि उनको पहले जब हमने अनुमति दी थी या ली थी, उस समय ये इस प्रकार का भय नहीं था। ठीक है, लेकिन जब ये बैठक शुरू हुई उस समय एसएचओ को नहीं बता सकते थे या सरकार उनको नहीं बता सकती थी कि हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये वजह तो ये दिक्कत की बात थी, ये बहुत कठिन बात वो दिखाया भी है, वो फेसबुक पे और बाकी जगहों पे दिखाया भी है कि उनके जो वजाहत साहब, ये तो अब पब्लिक डोमेन में है ना बात, कि दिल्ली की सरकार ने पहले एक नोटिफिकेशन निकाला कि आप 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते, फिर दूसरा निकाला कि 50 से ज्यादा नहीं कर सकते, फिर तीसरा निकाला कि 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बावजूद इवेंट हुआ, चलता रहा। नहीं हो नब के खातिर हो, और इसीलिए हम ये सावधान कर रहे हैं। इस किस्म की बातों को तबलीगी जमात के कहने की वजह से सब समझना कि सारे जो हम हैं सब तबलीगी जमात में, ये तो मेरे ख्याल में एक फजूल प्रकार की बात। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि हर आदमी तबलीगी जमात से नहीं है, मैं आपसे सहमत हो जाता हूं, लेकिन माननीय अवस्थी, सब कोई टीवी पर आकर यही कहते हैं कि हमारा तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है, तबलीगी जमात ने जो किया वो गलत किया, तबलीगी जमात की वजह से सारे मुसलमानों को पेंट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अंत में बातें ऐसी क्यों लगने लगती हैं कि सब तबलीगी जमात का ही बचाव करना चाहते हैं? रोहित, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो प्रश्न है उससे भी इतर जो ये चिट्ठी जारी हुई, मैं उस पर बात करूँगी। और वजाहत साहब को भी मैं नमस्कार करती हूँ, और सब बहुत सीनियर हम लोगों के रहे हैं, हम लोगों बहुत आदर सम्मान करते हैं। और ये जो चिट्ठी आई है रोहित, इसमें से ज़्यादातर जो ऑफिसर्स हैं हमारे सब बहुत सम्माननीय ऑफिसर्स हैं। मैं उन सबको बहुत सम्मानजनक रूप से नमस्ते करते हुए, नमस्कार करते हुए अपनी बात कहूँगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं रोहित कि इनको ट्विटर पे आप फॉलो करके उनकी भाषा आप दीदी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी सोच क्या है, और इस पूरे विषय पर जो एक पक्षीय रूप से अपनी सोच को उन्होंने उतार करके हरफों में लिखा है, उसके पीछे मंतव्य क्या है। पहली बात, अजय आलोक जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हूँ, जो उन्होंने कहा है कि ये जानबूझकर टाइमिंग इसकी, उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि 22 तारीख को ही अरब कंट्रीज इस्लामोफोबिया इन इंडिया नाम का एक ट्विटर ट्रेंड भी शुरू करती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो कि चिट्ठी में भी जिसका जिक्र है कि ये हम भारतवर्ष के मुस्लिम देशों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और वहां पर इस प्रकार की अल्पसंख्यकों के संग जो स्थिति उस पर चिंता उनको हो रही है, इस पर भी भारत को विचार करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी इन चिट्ठी लिखने वालों को भी और ऐसी सोच रखने वालों को भी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान का परस्पर क्या संबंध है,
ये हमको अरब देशों से सीखने की जरूरत नहीं है, पहले अपना लोकतंत्र काबिज करें। उन तो भारतवर्ष को क्या बताएंगे क्या सेक्युलरिज्म होता है और कैसे में किसी के संग पेश आना चाहिए। दूसरी बात, ये निहायत शर्म की बात है कि हमको अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे देश प्रकार की उम्मीद हो। हम कहना क्या चाहते हैं और हम करना क्या चाहते हैं, ये सख्त मुझको एतराज है। पिछले 6 साल में हमने देखा है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज, इनफैक्ट उन्होंने तो जो कभी नहीं हुआ वो हमने देखा है कि भारत के प्रधानमंत्री का सारे राष्ट्रों ने, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, उन्होंने बुला कर बात कर रहे हैं। तो भैया ऐसे बहुत ट्रेंड 2014 में भी देख लिया क्या हुआ। आगे आपकी बात कर, अपने पत्र में राशन और कैश मिलने में भेदभाव किया जा रहा मुस्लिम्स को, और ये चिट्ठी चूंकि मुख्यमंत्रियों को भी गई है, कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर है, मैं चाहती हूँ कि उन्होंने जैसे 2-3 उदाहरण बनारस के और कहीं के दिए हैं, एक भी ऐसा उदाहरण बताइए जहां पर कि जो सरकार की ओर से जनता को जो लॉकडाउन में परेशान है, कोरोना से पीड़ित है, वहां पे यदि मदद दी जा रही हो। एक भी ऐसा केस कोई पॉइंट आउट करके बता सकते हैं कि मुसलमान कोई को उसको राशन न दिया गया हो और कैश न दिया जाए। मतलब मुझे शर्म आती है कि शायद जो बात सरकारें नहीं सोच रही हैं, जो हम और आप नहीं सोच रहे हैं, वही कैसे सोच रहे हैं उस कागज को लिख रहे हैं। और इतने वरिष्ठ हमारे नौकरशाह भी उस पर क्या उन्होंने पढ़ा भी हो, किस पे दस्तखत कर रहे हैं। अब मैं जब ये चिट्ठी देखती हूँ तो मुझको वाकई में आश्चर्य नहीं होता कि इतने सीनियर ऑफिसर जिम्मेदारी ले फिर इस बात की कि वो ये भी कहीं ना कहीं कबूल रहे हैं कि ये सरकारें हिंदू मुस्लिम के आधार पर बंटवारा कर रही हैं। आप मुझे एक भी एग्जाम्पल दें, एक भी, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, आप उदाहरण दें उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पर कोई ऐसा भेदभाव किया गया हो। प्रवासियों को बस से ला करके उनके घर तक छोड़ा गया, आप बताइए कहीं पर भी भेदभाव किया गया हो कहीं से भी। यदि किसी भी व्यक्ति को, बल्कि वीडियोस तो इस प्रकार से रिसर्फेस में कि जिनके पास राशन था उन्होंने 3-3 बार मंगाया। मुझे अच्छा लगता इन जिम्मेदार हमारे अधिकारियों ने कोई पत्र में ये बात भी लिखी होती कि हमें सख्त मजम्मत इस बात की भी करनी चाहिए कि जो हमारे लिए सबसे बड़े इस समय सेवियर्स हैं, जो सलमान खान ने किया, कि उनके संग यदि आप इस प्रकार की कोई भी, यदि आप इस तरह से बेअदबी से पेश आते हैं तो आप कृपया करके सुधरें, कृपया करके अपनी इस तरह की हरकतों से बाज आए। यदि जिम्मेदारी तो ये देखते कि यदि वो लिखते। और मुझे हैरानी है कि इस देश का जो सेक्युलर ताना बाना है ना, वो इस तरह की चिट्ठियों को लिखने से खराब होता है। ये हमारी आंख में, हिंदुस्तान की आंख में हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन जब आप ये झूठे आरोप लगाते हैं कि सरकारें पैसा बांटने में भेदभाव करेंगे, पहले भी उज्ज्वला गैस की जब स्कीम चली थी तब भी ये कहा गया था, और ये सारे दावे खारिज है। प्लीज अल्पसंख्यक होने की ढाल न बनाए। बल्कि मैं तो कहूंगी, 1 मिनट लास्ट एक बात कहना चाहती हूँ रोहित, कि समाज के जिम्मेवार लोगों को तो आगे आकर के और इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि कोई गलत है तो गलत करने का साहस दिखाना चाहिए। जमात के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करेगा, उनके इलाकों में गई हुई सुरक्षा के लिए यदि कोई पुलिस को, इलाज का टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों को, मेडिसिन वालों को यदि करेगा, इसको आप इस्लामिया कहीं भी आप शीर्षक दे रहे हैं, तो आप देखिए कि कमी कहाँ पर, गलती कहाँ पर और कहाँ पर। ओके फौद हलीम बोलिए। ये जो रिटायर्ड ऑफिसर लोग, जो लोग चिट्ठी लिखे हैं, वो लोग 2017 साल से अपना मुहिम चला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्डक्ट ग्रुप के नाम से, और इससे पहले वो लोग कई एक बार अलग अलग मुद्दों पर सरकार की जो दृष्टि है उसको आकर्षण करते हुए किस तरीके से संविधान की उल्लंघन की जा रही है इसकी स्पष्टीकरण की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में साफ एक उदाहरण दी है कि हमारे जो वाराणसी में फौजिया शाहीन, एक बुनकर की जो बीवी है, मुस्लिम डोमिनेटेड मदनपुरा की रहती है, वाराणसी में अलग अलग सरकारी अस्पताल और क्लिनिक में जाने के बावजूद वो गर्भवती थी और उसका जो लेबर पेन शुरू हो गई थी, वो फिर श्री सर सुंदरलाल हॉस्पिटल जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो अस्पताल है वहां पहुंचती है और उसके द्वार में जाकर के अपनी बच्ची की डिलीवरी करती है, और कभी भी उसे दाखिला नहीं मिलता। और इसके बुनियाद पर जब सोशल मीडिया में एक तहलका मचता है तब जाकर के FIR लॉन्च होता है। तो ये जो एकदम बुनियादी रूप पर मुसलमानों का साथ जिस तरीके से बदसलूकी की जा रही है प्रशासनिक
तत्परता से इसके बारे में वो दृष्टि आकर्षण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से जो फर्जी मीडिया है, उन्होंने 2-4 घटनाओं को सामने रख करके उसके पीछे जिस तरीके से जो फर्जी तथ्यों का जो सैलाब रहा है सोशल मीडिया और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, इसको काउंटर करने के लिए सही तरीके से इसको सामने लाया है। दो चीजें हैं फौज साहब जी, मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूं, आपको हाँ, कर ले, फिर मैं आपसे मालूम है तो मैं फिर पूछ लीजिएगा। बोल लीजिए। तो ये जो बात है ये हकीकत है हिंदुस्तान की, और इस वक्त हिंदुस्तान में सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जिस तरीके से कोरोना वायरस को चीना वायरस कहा गया, उस तरीके से हिंदुस्तान में ये कोविड-19 को मुस्लिम वायरस का नाम देने का जो कोशिश और मुहिम चल रही है एक क्षेत्र से, इसको काउंटर करना है, इसका मुकाबला करना है और प्रशासन को मुकाबला करना है। और उससे सिर्फ उस तरीके से मुकाबला नहीं करना, जमीनी स्तर पर जहां व्यवस्था के जो सुविधाएं सारे हिंदुस्तान के नागरिकों को मिलनी चाहिए, वो अगर नहीं मिल रही है धर्म के आधार पर, तो हमारा जो संविधान है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ है, वो उसका काम पूरा नहीं हो रहा है और इसका प्रतिवाद होना चाहिए। उन्होंने प्रतिवाद किया है और दृष्टि आकर्षण की है और सही तरीके से। फौज साहब, संवैधानिक तौर पर चिट्ठी लिखने का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सवाल इस बात पर उठाया जा रहा है कि एक इस चिट्ठी की टाइमिंग कांग्रेस अध्यक्षा के बयान और अरब कंट्रीज से जो अभी अभी इशारा किया माननीय अवस्थी ने, चलने वाले इस्लामोफोबिया के एक ट्रेंड के साथ क्यों मैच कर गई? एक। दूसरा, लिखने वालों के नाम, वजाहत साहब हमारे साथ यहां लाइव बैठे हुए हैं, उनके सामने बोल रहा हूं, लिखने वालों के नाम वो पढ़ने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसने ये तय कर रखा है कि हर ऐसे मौके को एक ही रंग देकर वो चिट्ठी लिखनी है? क्यों लोगों के मन में ऐसी बात आने का मौका दिया जाए, जबकि वो सारे बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अफसर्स इस देश को चलाने वाले लोग रहे, और वो एक तरफ के उदाहरण देते हैं तो दूसरी तरफ के क्यों नहीं देते? देखिए, फौजिया शाहीन का जो लेबर पेन शुरू हुई, ये लेबर पेन और उन्हें जो अस्पताल से उन्हें अस्पताल ने ये कहा कि तुम्हारा नाम फौजिया इसलिए भर्ती नहीं करेंगे। ये बात इस्लामोफोबिया या इस्लामिक मुल्क या बाकी सब जो राजनीतिक दल है उनके टाइमलाइन के साथ नहीं मैच करती। लेबर पेन अपना वक्त से आता है और ये हकीकत है कि इस बच्ची को 10 ठोकरे खाने पड़े आपसे सवाल और उन्हें दाखिला नहीं मिला। क्या उनका नाम पूछकर उनको दाखिला देने से मना किया गया, या कोरोना की वजह से जो माहौल बना हुआ इस समय देश में, उस समय किसी भी मरीज के साथ ऐसी स्थिति आ जाने की संभावना है? आप ये सही आरोप कर रहे हैं कि जिस तरीके से सब्जी वालों को अपने सब्जी बेचने के लिए उन्हें रोका जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों का नाम पूछ करके ठेले वालों को वहां इलाकों में दाखिल हो या ना हो, ये बात की पुष्टि कई बार हो चुकी है। जिस तरीके से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि मुसलमान थूक रहे हैं सब्जियों पर, उसके बाद बेच रहे हैं, ये वो लोग कोरोना फैलाने के लिए ये साजिश कर रही है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन जब डॉक्टरों ने शिकायत लगाई कि थूक रहे हैं तबलीगी जमात के लोग, उसमें आप मजम्मत करने के लिए नहीं आए, उसमें किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी कि जमात के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात पुष्टि नहीं हुई है। सर, डॉक्टर अगर लिखित में चिट्ठी दे रहा है, कल आपने वीडियो देखा, एलएनजीपी के डॉक्टर्स को बाकायदे वीडियो निकालना पड़ा बताने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। ये आपकी पुष्टि नहीं हो रही है। सर, डॉक्टर ने चिट्ठी लिख के दी, यूपी की सरकार ने एनएसए लगाया। मैंने तो ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप हटने मेहनतकश मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, ये तो गलत हो गया ना कि जो दूसरा आदमी कहेगा वो झूठ है और जो हम कहेंगे वही सच है। तो फिर आप सरकारें कैसे चलाएंगे फिर सर? अगर आप केवल अपनी आंख से देखें तो सच मानेंगे तो? आप मानते हैं कि गरीब सब्जी वालों जो मैंने तो कहा ही नहीं सब्जी वाले के बारे में, मैंने तो कहा उस शख्स के बारे में जो अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर पर थूक रहा है और डॉक्टर चिट्ठी में लिखकर शिकायत दे रहा है लिखित में। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए तथ्य? नहीं है, आप भी मानने के लिए राजी नहीं। फौज साहब, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, आप उसको घुमा रहे हैं, और यही मेरा पहला सवाल था कि आप लोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं क्या? जमात को बचाने के लिए मुसलमान की आड़ ले रहे हैं क्या? गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं और तबलीगी जमात के लोग जो विदेश से यहाँ लैंड किए थे, याद रखिएगा, उनका सब रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत केंद्र सरकार के पास थी। तो सर, राज्यों की सरकारें ढूंढ रही हैं, मोबाइल फोन बंद कर लिया। आपकी केरल की अपनी सरकार कह रही कि हम तंग आ गए ढूंढ ढूंढ के, 284 लोग मोबाइल बंद करके बैठे हैं।
जो लोग कहां से पकड़े उनको जाके? किए थे, जो लोग लैंड किए थे और दिल्ली के वहां पर जमायत हुए थे, तबलीगी जमायत के लोग, फौज साहब केरल में तो आपकी सरकार है ना सर, वो भी इस्लामोफोब है क्या? रोहित, केरल में तो आपकी सरकार है ना फौज साहब, केरल अरे में भाई, आपकी सरकार है ना मरकजी सर, हुकूमत वो इस्लामोफोब ने सरकार है क्या उनको जो ये कह रही है कि लैंड करने के 518 हमने बाद पकड़ लिए पहले बात मान लीजिए और कि 284 ऐसे हैं जो 14 फोन बंद करके बैठे हैं जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, बार बार कह रहे हैं आगे आइए। आपको भौंकना तो भौंकिए। फौज साहब मैं हमें आपकी अपनी भाषा में बात करने नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं प्लीज। मैं ये आपकी बोल भाषा रहा हूं, होगी मैं सर, तो बात आपकी कर- पार्टी की अरे मैं भाषा तो होगी, बात कर रहा हूं, ऐसी आप भाषा तो में हम भौंक लोग रहे बात हैं। नहीं कर सकते सर, मैं माफी अरे चाहता आप तो हूं। हम भौंक इंसान रहे है, हैं। इंसान की जुबान में भौंकना बात कर बंद सकते हैं करिए सर, और तो इस तरह के इंसानों शब्द की और इस तरह की भाषा सर में बात आप करिए। अपनी जमात के लोगों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं इस सुनिए, लायक नहीं आप समझता कि आप बोलिए, टीवी पर बैठ के बात करें, आपको मैं इस लायक नहीं मानता कि आप टीवी पर बैठकर बात करें। मुझे लगा था कि आप एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन सर आप तो कुछ और निकले और टीवी पर आपने इशारा दिया कि आप क्या हैं। सॉरी सर, गलती हो गई कि आपको बुलाया, हमें नहीं पता था कि आप बोलते नहीं, आप कुछ और करते हैं। प्लीज सर, अगर ये आपकी पार्टी का रवैया और आपकी पार्टी का ये लैंग्वेज है सर, तो सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन टीवी। प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद कर रहा हूं, उसके बावजूद आपको इतनी इज्जत बख्श रहा हूं कि थैंक यू बोल रहा हूं। बस जाइए यहां से। अजय आलोक, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की भाषा है। सवाल पूछने को उसके लिए वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार केरल में लिस्टें निकाल के कहती है कि 284 लोग हैं, फोन गन बंद करके बैठ गए, हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये लोग इतने बड़े हिपोक्रेट हैं, ये लोग इतने बड़े हिपोक्रेट हैं रोहित, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, देखिएगा इनका मुंह कैसे बनेगा। फौज साहब जरा बताएंगे, ममता दीदी तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को बहुत अच्छे से रख रही हैं, कोरोना से भी बहुत अच्छा लड़ रही हैं, हाँ या ना? और कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी जो आई है ममता सरकार पे, और उसके बाद उनके चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार को लिख के दिया है कि हम केंद्र की एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे, वो बिल्कुल सही था कि नहीं? वजाहत साहब, इस पे ध्यान क्यों नहीं गया किसी का? वजाहत साहब बताइए, ममता दीदी मुसलमानों को अच्छे से रख रही है ना वेस्ट बंगाल में? एक भी तबलीगी नहीं पकड़े गए हैं, उनसे तो आप खुश होइएगा। जवाब ले लीजिए रोहित इनसे, पूछिए जरा, ममता दीदी अच्छा काम कर रही हैं, हम तो बोल रहे हैं। ऐसी भाषा वाले को मैं उस तो पे जवाब नहीं देंगे ये लोग, मैं अपने कार्यक्रम उस में पे ये लोग ऐसी चुप हो भाषा जाएंगे, वाले गोल गोल हो व्यक्ति को जाएंगे। इस लायक नहीं समझता सर कि वो बैठ के बात करें, टीवी पर आए और इस भाषा में बात करें। वजाहत साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और हम भी अगर आपको सुन पा रहे हैं, नेटवर्क की लगातार समस्या आ रही है। ये जब तर्क, ठीक सर, ये जब तर्क लूज है। अजय जी, अजय जी, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जरा बोलूं। जी सर, सर प्लीज बोले वजाहत साहब। है कि आज की चर्चा ममता जी की सरकार के बारे में तो है नहीं, और इसके बारे में जो हमने चाहा था वही हो रहा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ रोहित कि आपने इससे चर्चा की, क्योंकि हमारा मकसद क्या था पत्र लिखने में कि इस विषय पे चर्चा हो। अब आप मुझे गालियाँ दें या कहें कि अब वो चर्चा तो आपके सामने तो है इसी की, अब हमारे चरित्र पे ही उंगली उठाई जा रही है, और वो अभी महिला जो कह रही थी कि हमारा चरित्र ही कुछ चौपट है और हम इस प्रकार के लोग हैं, वो करते रहिए। मुझे तो जीवन में कई दफा बहुत कुछ सुनना पड़ा, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि जो विषय है उससे जरा आप चर्चा करें और विचार विमर्श करें। ये कहते कि भाई ये तो बिल्कुल गलत आदमी है, उन्हें कैसे कह दिया ऐसी बात, ये छोड़िए ये बात, हम गलत आदमी है, अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है, उस पर चर्चा इसके बारे में नहीं है। थोड़ी हम किसी एक ट्रायल में पहुंच गए अपनी सफाई पेश करने के लिए। ये तो बात इसमें जो हमने बताया है इसमें हकीकत है कि नहीं है, सत्यता है कि नहीं है। आप कह सकते हैं कि नहीं इसमें सत्य नहीं है, हम चाहते हैं कि हम आपको नोटिस में लाएं कि इसमें सत्य है, और जो यात्रियां हो रही हैं इससे खतरा है कि हमारे देश में बंटवारा जैसा हुआ जा रहा है, और आपस में झगड़ा, देशवासी भारतवासी में झगड़ा पैदा हो रहा है। और ये आप सब समझेंगे, आप जितने भी यहाँ बात साथी है ये समझेंगे कि इससे ये देश में बंटवारा कोई नहीं चाहता। तो फिर ये बहस होनी चाहिए, इससे ऐसा असर होगा या नहीं होगा, आप क्या कह सकते हैं? आप बहस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मेरा अब रहना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि मैं आया था
समझाने के लिए। नहीं, आप रहें पत्र में क्या आप है? रहें आप कलेक्टर के बारे में पूछना नहीं, चाहते हैं? आप रहें मतलब कलेक्टर के बारे में मैं क्या सफाई पेश आप तो सूचना हाँ, आयुक्त बहुत रहे हैं बड़ा सर। आदमी, बहुत बड़ा आदमी। नहीं, आप तो मुसलमान सूचना को आयुक्त रहे हैं ना और सर। भी बुरा हो गया क्या? नहीं, आप तो सूचना आयुक्त रहे हैं ना सर। आप सबसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मुझे बहुत। चलिए, आवाज भी ठीक से नहीं आ जा रही है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। और फौद हलीम ने जो भाषा आपके साथ बैठकर इस्तेमाल किया, आपके बराबर में बैठकर, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं माफी चाहता हूं आपसे कि आपको ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पड़ा आज। माननीय अवस्थी और अवनीजेश अवस्थी दोनों अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं। माननीय अवस्थी वो कह रहे हैं कि हमने चिट्ठी लिखी इसलिए कि सरकार के संज्ञान में यह बात आए, इसको राजनीतिक रंग देना गलत है। आप कह रहे हैं कि उस चिट्ठी में ही राजनीति है। आप बोलिए, उसके बाद अवनीजेश जी से कमेंट लेता हूं। बोलिए। बिल्कुल कह रही हूं। मैं कहना चाहती हूं कि उस चिट्ठी में क्यों नहीं ये अपील करते, जमात में गए कोई बात नहीं, समय नहीं था, अचानक लॉकडाउन हो गया कोई बात नहीं, एक चिट्ठी ये सारे बुद्धिजीवी क्यों नहीं जारी करते, जहां जहां छुपे हो निकल आओ, क्यों हमारी कौम का नाम बदनाम कर रहे हो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद थाईलैंड से लेके इंडोनेशियन तक जो जमाती थे उनको शेल्टर देने के आरोप में पकड़े गए हैं। ये लिखे बुद्ध लोग इस प्रकार से ये एक बुद्धिजीवी लोग एक साथ पत्र क्यों नहीं लिखते, क्यों नहीं बताते कि भाई अलीगढ़ में, मेरठ में, मुरादाबाद में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, मोहल्लों में आपकी जांच करने लोगों पे, इंदौर में आप कृपया आक्रमण न करें, कृपया उनको अटैक न करें, वो आपके सहायक हैं, आपकी सुविधा के लिए आए हैं, कृपया उनका सहयोग करें। ये चिट्ठी क्यों नहीं आती है? ये चिट्ठी आएगी तो हम मानेंगे कि वाकई में ये हितैषी हैं। लेकिन ये वही वाली बात हो रही है कि जब एक बच्चा बदमाशी करता है तो माता पिता वाकई में उसको और बचाते हैं, उसको और आगे बढ़ने देते हैं, कि उसको और ढकते हैं कि डांटेंगे तो ये और रिएक्ट करेगा। और उसके नाते आप अभी भी सरकारों को क्या बता रहे हैं? सरकारों का तो काम आपने दुगना कर दिया, सरकारों को तो दुगना इससे निपटना पड़ रहा है आप, और सरकार से आप शिकायत कर रहे हैं। सरकार को तो आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए कि धन्यवाद और बधाई देते हैं कि इतने मुश्किल सर्कमस्टेंसेस में आप काम कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए आप एक गाइडलाइंस कम से कम जारी कीजिए कि कृपया आप सहयोग करिए मेडिकल स्टाफ का, सारी पुलिस स्टाफ का। ये क्यों हम रोज वीडियो देख रहे हैं? यदि आप बताइए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर साहब ने किया, क्या इसके बारे में न्यूज रीडर्स न्यूज नहीं बनाएंगे? आपके लिए संघी मीडिया हो गया, क्या हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे? जमात में गए, मैं अभी भी कहती हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं, किसी के संग भी हो सकता है। बहुत सारे लोग विदेशों से हिंदुस्तान में अटके हैं, यहाँ से बाहर गए वो अटके हैं, लेकिन उसके बाद छिप छिप करके 23 प्रदेशों में रहना, और अभी भी पुलिस को ढूंढना पड़ रहा है। और यदि कोई चला गया ढूंढने के लिए और न्यूज चैनल ने दिखा दिया तो वो न्यूज चैनल संगी हो गया। ये कैसे अधिकारी हैं, ये कैसे वरिष्ठ लोग हैं जो आज भी कहीं ना कहीं, आपको तो दाद देनी चाहिए कि जो काम शायद 20 दिन में निपट गया था, अब उसके लिए तो 20 महीने शायद लगेंगे संभालने में, और संक्रमित कर रहे हैं ये लोग। यदि मैं तो सलमान खान के इसलिए बधाई देती हूँ, उन्होंने देर से जारी किया लेकिन एक वीडियो जारी करके बिल्कुल सही जगह पर सही उन्होंने चोट करी है, सही लोगों को एड्रेस किया है। यदि आपको वाकई चिंता है अपनी समाज की और हितैषी हिंदुस्तान की, तो बांटना आप बंद करिए। और जो वाकई में अभी भी छिप रहे हैं, जो अभी भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जो आज भी हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करें, उनके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टिव्स आप निकालिए, बांटना आप बंद करिए। बिल्कुल राजनीति साफ स्पष्ट है। ठीक। अवनीजेश अवस्थी वो ये कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य कुल मिलाकर घटनाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना है, एक। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर तबलीगी जमात का मामला है तो फिर पूरे कौम को पेंट करके एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। कौन पेंट कर रहा है? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई कोरोना को जाति धर्म संप्रदाय से जोड़कर मत देखिए। रोहित बड़ी साफ सी बात है, ये जितने लोग चिट्ठी लिखने वाले हैं ना, मुझे इनके आज की चिट्ठी का मुझे नाम मालूम नहीं है लेकिन अगर आपके लिए संभव हो तो देख लीजिएगा, इसमें से कितने वो लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु के लिए चिट्ठी लिखी थी, कितने वो लोग हैं जिन्होंने याकूब मेनन के लिए चिट्ठी लिखी थी, कितने वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वीजा ना देने के लिए चिट्ठी लिखी थी, अपना नाम लिखा था। आप देख लीजिए, बहुत सारे वही नाम होंगे इसमें। ये पहली बार कोई चिट्ठी नहीं लिखी इन्होंने, कोई बुद्धिजीवी नहीं। और सहिष्णुता तो आपने अपने प्रोग्राम में, अभी इसी प्रोग्राम में फवाद अली की देख ली, परम सहिष्णु व्यक्ति हैं, जो भारतवर्ष में असहिष्णुता का मुद्दा उठाने वाले फवाद हलीम, जो अपने अवार्ड वापसी गैंग के सबसे आगे थे,
उनकी सहिष्णुता 5 मिनट में सामने आ गई। उनकी 5 मिनट नहीं लगे उनको। आपने एक सवाल किया और उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया आप नहीं करना चाहते, लेकिन लोगों ने तो सुन ही लिया ना कि भौंकना वोंकना पता नहीं क्या क्या बोलने लगे वो। महत्वपूर्ण बात यह है कि तबलीगी जमात की वजह से समूचा मुसलमान टारगेट ना होता अगर यही लोग जिन्होंने आज चिट्ठी लिखी है ये सामने आते और कहते कि तबलीगी ने गलत की है। आज भी इन्होंने लिखा है कि अन्य की वजह से भी हुआ है। आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से लोग अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में फैले और वहां कोरोना फैला हो। एक घटना का बता दीजिए जिसकी वजह से फैले हो, एक घटना। इसका कोई वो नहीं है। ये सांप्रदायिक कौन कर रहा है? सांप्रदायिक ये लोग करते हैं, देश का मुसलमान सांप्रदायिक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग जो परम सांप्रदायिक थे अब तक, वो धर्मनिरपेक्षता का चोला पहने हुए थे और जो सर्वधर्म संभाव की बात करते थे उनको सांप्रदायिक करार दिया गया। अब वो राजनीति इनकी सफल होने रही, देश की जनता सामने देख रही है। इसमें कोई मीडिया और कोई सरकार नहीं कर रही कोई। इसमें सारी भूमिका इन लोगों की है जो ऐसे तबलीगी जमात जैसे कार्यक्रमों की, अफजल गुरु की, याकूब मेनन का बचाव करते हैं। उसकी वजह से समूचा मुस्लिम समाज टारगेट होता है। ये इनकी गलती है। इस वास्तव में ये सांप्रदायिकता कर रहे हैं और समूचे मुस्लिम समाज के अगर सबसे बड़े गुनाहगार हैं तो ये लोग हैं जो बार बार चिट्ठी लिखते हैं और इस तरीके का उठाते हैं। देश की डिप्लोमेसी में इस तरीके की ब्लैकमेलिंग करना पूर्व IS वगैरह का कि मुस्लिम देशों से संबंध हमारे इस आधार पर है। हैरत की बात हो रही है, हैरत की बात हो रही है। ये इनमें से पूछ लीजिए, इनको तबरेज और अखलाक का नाम याद होगा। इनसे पूछ लीजिए किसी से कि नीरज प्रजापति कौन था। 64 लोगों के नाम है मेरे पास 64 है। अगर मैं सांप्रदायिकता के आधार पर बात करूं, संप्रदाय के आधार पर बात करूं तो 64 ऐसे हिंदू हैं जिनकी लिंचिंग हुई है। इनमें से कोई एक नाम बता दे, नहीं याद ना। मीडिया ने उन सबका दिखाया, कई दिन तक दिखाया। अब लेकिन बात यह है कि इस तरीके की चिट्ठी लिख करके सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष एक चिट्ठी लिख करके एक गल्फ टाइम्स में आर्टिकल निकलवा करके इस देश की समूची छवि को खराब करना, ये इनके ही खिलाफ जाएगा। देश की जनता इस समय घर पर रह करके लगातार इनकी हरकतों को देख रही है। ये कह रहे फर्जी चिट्ठी है। वो नर्स जो उनके क्वारंटाइन उनके इलाज में जुटी हुई थी, उसके सामने अगर न्यूड होते हैं तो वो नर्स झूठ बोलेगी। कहते हैं फवाद अलीम कहते हैं कि वो झूठी खबर है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इंदौर का घटना, मुरादाबाद के उस डॉक्टर की घटना, ये सब झूठी घटना है। ठीक, इसको झुटला सकता है कोई? ठीक। और कहते हैं कि मीडिया बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है, मीडिया गलत खबर दिखा रहा है। कैन यू इमेजिन इट? इससे अपनी क्रेडिबिलिटी इनकी और खत्म हो गई है। पहले भी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। ये तमाम लोग जो 101 लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी आज जीरो में नहीं माइनस हो गई कि झूठ ये बोलते हैं, झूठ ये लिखते हैं, गलत बात ये फैलाते हैं। सांप्रदायिक चश्मा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है जिसके आधार पर ये देश को लगातार विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, महत्वपूर्ण बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी। कोई दिक्कत नहीं है और बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत हबीबुल्ला आपका भी। जो लोग तबलीगी जमात का समर्थन कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, वे लोग समूचे मुस्लिम समाज को क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक सर, चलिए। ये लोग हैं। लगता आप तक आवाज पहुंच नहीं रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद वजाहत हबीबुल्ला, और बहुत बहुत धन्यवाद फौद हलीम आपका भी। हम मंच हैं, मंच दे सकते हैं। अब उस मंच पर आकर आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कैसा अपने चरित्र का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये आप लोगों को खुद तय करना होता है।